नमस्कार साथियों, जीके बाय आर के सैनी सक्सेस नाम के इस YouTube चैनल पर मैं पुनः आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। राज्य दिग्दर्शन जीके की नज़र से इस सीरीज में मैं आज आपके सामने पंजाब लेकर आया हूं। समझते हैं पंजाब को। तो जो पंजाब की राजधानी वो चंडीगढ़ है। ये जो चंडीगढ़ है, ये चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है। पंजाब और हरियाणा की संयुक्त राजधानी भी चंडीगढ़ है। तो पंजाब और हरियाणा का जो हाई कोर्ट है वो भी अपने चंडीगढ़ है। ली कार्बूसियर जो इंजीनियर था, उन्होंने चंडीगढ़ की स्थापना की है। बहुत ही सुंदर बसा हुआ है। तो जो चंडीगढ़ पंजाब की राजधानी, पंजाब जम्मू कश्मीर, उत्तर में जम्मू कश्मीर, उत्तर पूर्व में हिमाचल प्रदेश, दक्षिण में हरियाणा और दक्षिण पश्चिम में राजस्थान को पंजाब छूता है। तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान की सीमा पर पंजाब है। पंजाब आब जो शब्द है जल का पर्यायवाची है और 5 आब यानी कि 5 नदियों का दोआब क्षेत्र होने के कारण इसे पंजाब कहा गया है। तो जिसे 5 नदियों की भूमि भी कहा जाता है। पंजाब को 5 नदियों की भूमि कहा जाता है। यहाँ 5 नदियों का दोआब है, यानी कि 5 नदियों का दोआब क्षेत्र होने के कारण इसे पंजाब नाम पड़ा। पंजाब के अंदर झेलम नदी, चिनाब नदी, रावी नदी, व्यास नदी और सतलज नदी का जो पानी है वो पंजाब क्षेत्र में बहता है, या पंजाब के अंदर इनका दोआब क्षेत्र पाया जाता है, इसलिए इसे पंजाब कहते हैं। यहाँ मैंने लिखा है कि जो नदियाँ हैं, इन नदियों को वेदों के समय, वेदों के अंदर इन्हें किस नाम से जाना जाता है, इसका बार बार प्रश्न पूछा जाता है। याद रखिएगा, झेलम को वितस्ता कहा गया है। झेलम को वितस्ता के नाम से, चिनाब को अस्किनी के नाम से, रावी को परुसनी के नाम से, व्यास को विपाशा के नाम से और सतलज को शतुद्री के नाम से जाना गया है। बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। याद रखिए, झेलम को वितस्ता, चिनाब को अस्किनी, रावी को परुसनी, व्यास को विपाशा और सतलज को शतुद्री नदी के नाम से जाना जाता है। तो जो सिंधु नदी है, उस सिंधु की जो मुख्य सहायक नदी है वो चिनाब है। तो सिंधु की सहायक नदी है चिनाब। चिनाब में ही झेलम मिलती है, चिनाब में ही रावी मिलती है और चिनाब में ही सतलज मिलती है। और इस सतलज की सहायक नदी है वो व्यास नदी है। तो इन नदियों के बीच का जो क्षेत्र है वो भी दोआब बन जाता है। 2 नदियां हैं, उसके बीच का क्षेत्र होने के कारण उसे दोआब, 2 तरह का पानी आ रहा है, आब का मतलब जल होता है, और 2 तरह का पानी आ रहा है, उसके बीच का जो भूभाग होता है उसे दोआब कहते हैं। यहाँ पर 5 नदियों का आब क्षेत्र पाया जाता है, इसलिए इसे पंजाब कहते हैं। तो इन नदियों के बीच का जो दोआब है, उस दोआब को अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे सिंधु के बाद में झेलम, झेलम चिनाब में मिलती है, चिनाब सिंधु में मिलती है, चिनाब में रावी मिलती है और चिनाब में ही सतलज मिलती है, और ये जो व्यास है वो सतलज में मिलती है। तो इनके बीच का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र को दोआब कहा जाता है। और ये जो दोआब कहलाता है, तो उसमें जो पहला दोआब है वो है सिंधु सागर दोआब। तो जो सिंधु सागर दोआब है वो सिंधु और झेलम नदी के बीच में है। तो याद रखिएगा कि सिंधु और झेलम के बीच में सिंधु सागर दोआब है, जो सिंधु नदी के कारण। तो सिंधु नदी के नीचे झेलम नदी, तो बीच में दोआब कौन सा हो गया? सिंधु सागर। फिर झेलम जो चिनाब की सहायक नदी है, तो झेलम और चिनाब के बीच में चाज दोआब पाया जाता है। ये इनके नाम से बना हुआ है। तो च से चिनाब और जैसे झेलम। तो जो चाज दोआब है, ये चाज दोआब किसके, इसे चाज और छाज के नाम से भी जाना जाता है। चाज को ही छाज भी कहते हैं, कहीं कहीं आपको ऐसे मिलेगा। तो चाज या जो छाज दोआब है, ये झेलम और चिनाब के बीच का जो क्षेत्र है वो चाज दोआब कहलाता है।
फिर चिनाब के बाद में चिनाब की सहायक नदी है रावी। तो रावी और चिनाब के बीच का जो दोआब है उसे रेचना दोआब कहते हैं। तो जो र से रावी और च से चिनाब, तो जो रेचना दोआब है वो चिनाब और रावी के बीच में है। फिर रावी के बाद नीचे व्यास नदी है जो सतलज की क्या है, सहायक नदी। तो रावी और व्यास के बीच का जो क्षेत्र है उसे बारी दोआब कहा जाता है। तो वह और ब एक जैसे हैं, तो ब से व्यास और र से रावी। तो व्यास और रावी के बीच में बारी दोआब पाया जाता है। और व्यास सतलज की सहायक नदी है। तो जो सतलज की सहायक नदी व्यास है, हरि के बैराज में मिलती है। वहीं से इंदिरा गांधी नहर परियोजना निकाली गई है, सबसे लंबी नहर परियोजना 649 किलोमीटर लंबी। तो जो व्यास और सतलज के बीच में जो दोआब है तो वह से व्यास और स से सतलज, तो स से सतलज और वह से व्यास। तो जो विश्व दोआब है वो व्यास और सतलज के बीच में, जो बारी दोआब है वो रावी और व्यास के बीच में, जो रेचना दोआब है चिनाब और रावी के बीच में, जो चाच दोआब है झेलम और चिनाब के बीच में, और जो सिंधु सागर दोआब है वो सिंधु और झेलम नदी के बीच में स्थित है। पंजाब की अपन बात कर रहे हैं। तो जो पंजाब है ये पंजाब पाकिस्तान की सीमा पर स्थित है। तो पंजाब पाकिस्तान की सीमा पर स्थित है और ये सीमा रेड क्लिफ के नाम से जानी जाती है। सर सिरिल रेड क्लिफ के द्वारा बनाई गई, इसलिए रेड क्लिफ कहा जाता है। 17 अगस्त 1949 को इसे रेड क्लिफ के नाम से बनाई गई है। पहले पाकिस्तान और बांग्लादेश एक ही था। बांग्लादेश पहले पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। तो जो पाकिस्तान से 1971 के अंदर भारत पाकिस्तान के युद्ध के समय इंदिरा गांधी के द्वारा, आयरन लेडी इंदिरा गांधी के द्वारा पाकिस्तान को आज़ाद करवा दिया गया। पाकिस्तान से पूर्वी पाकिस्तान को आज़ाद करवा दिया गया और वो वर्तमान में बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। तो बांग्लादेश और पाकिस्तान के मध्य रेड क्लिफ कहलाती है और चीन और भारत की जो रेखा है वो मैकमोहन रेखा कहलाती है। हेनरी मैकमोहन ने इसका निर्माण किया था 1914 में और रेड क्लिफ का जो निर्माण है वो 1949 में। फिर अफगानिस्तान और भारत के मध्य जो रेखा है उसे डूरंड रेखा कहते हैं। 1893 के अंदर एडमंड डूरंड ने इसका निर्धारण किया था, इसलिए इसे डूरंड रेखा। रेड क्लिफ ने निर्धारण किया था, इसलिए भारत पाकिस्तान और भारत और बांग्लादेश के मध्य रेड क्लिफ रेखा। और हेनरी मैकमोहन ने किया था, इसलिए भारत और चीन के मध्य मैकमोहन रेखा। यहां मैं आपको बता रहा हूं कि भारत को जो पड़ोसी देश छूते हैं उन पड़ोसी देशों की सीमाओं के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उन सीमाओं के अंदर मैंने एक छोटा सा क्रम बनाया है, उस क्रम को देखिए। बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। तो इस तरह से आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और अगर अपन ऐसे समझ सकते हैं कि जो बा है, इस बाचपा, ये जो बाजपा है इसने मारा भूटान को, तो बाजपा ने मारा भूटान को। तो बात से बांग्लादेश, च से चीन, पा से पाकिस्तान, ने से नेपाल, मारा से म्यांमार और भूटान से भूटान। तो बाजपा ने मारा भूटान को। तो बा से बांग्लादेश, च से चीन, पा से पाकिस्तान, ने से नेपाल, मारा से म्यांमार, भूटान से भूटान। इससे अपन समझेंगे कि भारत को छूने वाला जो बांग्लादेश है वो सबसे ज़्यादा सीमा छूती है। तो बांग्लादेश के साथ में भारत की जो सीमा है वो 4096 किलोमीटर है। तो सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ में 4096। दूसरे नंबर पर चीन है, बाजपा ने मारा भूटान को। तो दूसरे नंबर पे चीन है 3488 किलोमीटर। तीसरे नंबर पे पाकिस्तान है 3323 किलोमीटर। चौथे नंबर पे नेपाल है 1751 किलोमीटर। पांचवें नंबर पे म्यांमार है 1643 किलोमीटर। छठे नंबर पे भूटान है 699। और सबसे कम जो सीमा है वो अफगानिस्तान के साथ में है, डूरंड रेखा कहलाती है। 1893 में डूरंड रेखा का निर्धारण हुआ था और ये 106 किलोमीटर है।
तो बांग्लादेश 4096, चीन 3488, पाकिस्तान 3323, नेपाल 1751, म्यांमार 1643, भूटान 699 और अफगानिस्तान 106 किलोमीटर। ये भारत के पड़ोसी देशों की स्थिति है। पंजाब की अपन बात कर रहे हैं तो पंजाब का जो ऐतिहासिक महत्व रहा है, क्योंकि बाहरी जो आक्रमण हुए हैं वो पंजाब और हरियाणा का जो क्षेत्र है तो अपने उत्तर पश्चिम से अपने आक्रमण हुए हैं। अतः पंजाब और हरियाणा का जो क्षेत्र है यहीं पर सबसे ज़्यादा विदेशी लड़ाइयाँ हुई है, जो चाहे तराइन का युद्ध हो, चाहे अपने पानीपत के युद्ध हो, चाहे पंजाब का जो दासराज का युद्ध हो, चाहे हाइडेस्पीच का युद्ध हो, जो अपने वितस्ता का युद्ध कहलाता है। तो इन युद्धों का जो मुख्य केंद्र पंजाब और हरियाणा रहा है। तो यहाँ पंजाब में अपन समझ रहे हैं कि जो पंजाब है, इस पंजाब में एक युद्ध होता है जो ऐतिहासिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है, और इस युद्ध को कहते हैं दासराज युद्ध। तो जो दासराज युद्ध है ये पंजाब के अंदर हुआ था, और इस युद्ध में एक तो राजा सुदास लड़े थे और उसके सामने पंचजन्य अन्य कबीले थे। तो कहते हैं कि 10 जो कबीले थे वो एक तरफ थे, जिन्हें मित्र पक्ष कहा गया था उस समय, और उनके सामने जो लड़े थे वो राजा सुदास लड़े थे, और राजा सुदास तुस्तु कबीले के राजा थे, और इनके सामने कौन थे? पंचजन्य अन्य कबीले। वशिष्ठ मुनि और विश्वामित्र ने इनका साथ दिया था, ऐसी भी अपने मान्यताएं हैं। तो जो वर्णन है इस दासराज युद्ध का वो ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। तो जो सबसे प्राचीन जो वेद है ऋग्वेद है। महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास ने वेदों का क्या किया था? संकलन किया था, और सबसे पुराना जो वेद है वो ऋग्वेद है। इसके अलावा जो 3 वेद है, उन 3 वेदों का जो निर्माण है वो बाद में हुआ था। इसलिए उत्तर वैदिक काल जो है, उस उत्तर वैदिक काल में 3 वेदों का निर्माण होता है, और पूर्व वैदिक काल में ऋग्वेद का निर्माण होता है। तो पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, ये एक ऋग्वेद का निर्माण पूर्व वैदिक काल में, और बाकी जो 3 वेद बने हैं वो उत्तर वैदिक काल के अंदर। तो ऋग्वेद जो है इसका जो 7वें मंडल है, 10 मंडलों में जो 7वां मंडल है ऋग्वेद, उसमें दासराज युद्ध का वर्णन मिलता है, जो पंजाब में हुआ था राजा सुदास और पंचजन्य अन्य कबीलों में। और पंचजन्य कबीलों की इसमें क्या हुई थी? हार हुई थी। 10 कबीले थे, इसलिए दासराज युद्ध कहा जाता है। ये जो दासराज युद्ध है ये रावी नदी के, जिसको वेदों के अंदर परुष्णी कहा गया है, तो रावी या परुष्णी नदी के किनारे के ऊपर ये युद्ध हुआ था। राजा सुदास तुस्तु कबीले के राजा थे। इसी तरह से पंजाब के अंदर सिकंदर का जब आक्रमण हुआ था, तब अपने यहाँ पर जो राजा थे वो थे पोरुस। तो राजा पोरस और सिकंदर के मध्य जो युद्ध हुआ था उसे हाइडेस्पीच का युद्ध कहते हैं। हाइडेस्पीच यूनानी वितस्ता नदी को कहते हैं। तो जो वितस्ता नदी है जो झेलम नदी के नाम से जानी जाती है, तो यूनानी जो है वो झेलम नदी को हाइडेस्पीच के नाम से कहते थे। तो झेलम नदी के किनारे युद्ध हुआ था, अतः वेदों में से वितस्ता कहा गया है। तो इसे वितस्ता नदी का युद्ध या हाइडेस्पीच का युद्ध कहा जाता है, जो पंजाब में हुआ था 326 ईसा पूर्व में हुआ था। यह वर्तमान में आधुनिक जो पाकिस्तान के अंदर पंजाब है वहाँ ये हुआ था, और सिकंदर और राजा पोरस के मध्य हुआ था, और पोरस की इसमें हार हुई थी। जब पोरस को सिकंदर के सामने प्रस्तुत किया गया तब उससे पूछा गया, तब राजा पोरस ने कहा था कि तुम मेरे साथ ऐसा व्यवहार करो जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ में करता है। तो राजा पोरस और सिकंदर के मध्य युद्ध, हाइडेस्पीच का युद्ध, वितस्ता का युद्ध 326 ईसा पूर्व के अंदर। अगर अपन सिकंदर की बात कर रहा हूं तो सिकंदर का जो एक सेनापति था उसका नाम था सेल्यूकस निकेटर। सिकंदर भारत के ऊपर आक्रमण नहीं कर पाया था, मगर जब वो उसका निधन हो गया था तब सिकंदर का जो सेनापति था सेल्यूकस निकेटर, उसे भारत का जो उत्तरी जो पश्चिमी से क्षेत्र है वो सेल्यूकस निकेटर वहाँ का उसका जो प्रांतीय शासक था या प्रांत उसके अधीन था, वो वहाँ का जो सूबेदार था। तो वो जो सेल्यूकस निकेटर है उसके और चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य युद्ध होता है। सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य पराजित कर देता है और चंद्रगुप्त मौर्य
हरा देता है सेल्यूकस निकेटर को, तब सेल्यूकस निकेटर अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कराता है और अपने राजदूत मेगास्थनीज को सेल्यूकस चंद्रगुप्त के दरबार में भेजता है। और जो मेगास्थनीज है इसने फिर पुस्तक लिखी है इंडिका। तो जो इंडिका पुस्तक है वो मेगास्थनीज की है। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत है और ये जो यूनानी राजदूत भी कहा जाता है और ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा था। सेल्यूकस निकेटर की हार होती है और सेल्यूकस निकेटर अपनी पुत्री हेलेना का विवाह किससे कराता है? चंद्रगुप्त मौर्य से कराता है। पंजाब की बात कर रहे हैं तो जो पंजाब है ये मैंने बताया कि बाह्य आक्रमण होते हैं। तो बाह्य आक्रमणों में मैंने दासराज युद्ध के बारे में बताया है। फिर उसके बाद में मैंने आपको बताया है कि किस तरह से वितस्ता का जो युद्ध होता है, झेलम नदी का युद्ध होता है, हाइडेस्पीज का युद्ध होता है सिकंदर के समय। और इसके बाद में अगर क्रमशः बाद में शक, हूण, युचि, कुषाण, योद्धे, इन तरह के आक्रमणकारी होते हैं। महत्वपूर्ण जो आक्रमण होते हैं उन आक्रमणों में दो आक्रमणों की मैं आपको बात बताता हूं। एक आक्रमण होता है अरब आक्रमण जो मोहम्मद बिन कासिम ने किया था, पहला अरब आक्रमण। और पहला जो तुर्क आक्रमण है वो महमूद गजनवी और उसके बाद में मोहम्मद गोरी ने किया। तो जो अरब आक्रमण है वो मोहम्मद बिन कासिम करता है और तुर्क आक्रमण महमूद गजनवी और मोहम्मद गोरी के होते हैं। मोहम्मद बिन कासिम जो भारत में पहला अरब आक्रमण हुआ था वो 712 ईस्वी में हुआ था। तो 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम भारत के ऊपर आक्रमण करता है। तब यहां उसका सामना होता है राजा दाहिर से। राजा दाहिर से मोहम्मद बिन कासिम का सामना होता है और दाहिर की इसमें क्या होती है? हार होती है। तो मोहम्मद बिन कासिम इसने 712 ईस्वी में सिंध को जीता और 713 ईस्वी में इसने मुल्तान को जीता। पाकिस्तान को इस समय आपको ऐसे सोचना है कि पाकिस्तान भारत ही है। 1947 के अंदर जब विभाजन होगा भारत और पाकिस्तान का तब पाकिस्तान अलग होगा, अब तक भारत में ही है पाकिस्तान। तो जो सिंध है उस सिंध को मोहम्मद बिन कासिम ने 712 में दाहिर को हराकर जीता और 713 ईस्वी में इन्होंने मुल्तान को जीता। फिर जो सुबकगीन है, ये सुबकगीन ने 986 ईस्वी में अपने पंजाब के जयपाल को क्या किया था? पराजित किया था। तो जो सुबकगीन है इसका आक्रमण होता है 986 ईस्वी में और ये जयपाल जो पंजाब के शासक है उनको क्या करता है? पराजित करता है। और इस सुबकगीन का जो पुत्र होता है उसका नाम तो होता है अब्दुल कासिम महमूद। और ये अब्दुल कासिम महमूद ही महमूद गजनवी के नाम से भारत के ऊपर बार बार क्या करता है? आक्रमण करता है। तो जो महमूद गजनवी है ये महमूद गजनवी 998 से 1030 तक ये शासक रहता है और इस शासन के दौरान ये भारत में 1000 से 1027 ईस्वी तक ये भारत के ऊपर 17 बार क्या करता है? आक्रमण करता है। और इसी में जो इसका प्रसिद्ध आक्रमण होता है वो सोमनाथ, सौराष्ट्र के अंदर सोमनाथ महादेव के मंदिर के ऊपर क्या करता है? ये लुटेरे के जैसे आक्रमण करता है। तो वो आक्रमण इसका बहुत ही प्रसिद्ध रहता है। पंजाब जो है, इस पंजाब के अंदर जो बांध है उस बांध का नाम महाराणा रणजीत सिंह जी पंजाब के शासक रहे हैं। इन्हीं के समय जो कोहिनूर हीरा है वो कोहिनूर हीरा अंग्रेजों के हाथ में चला जाता है, अंग्रेजों के पास में चला जाता है, ब्रिटेन के महारानी के ताज में सज जाता है। तो जो रणजीत सिंह जी के नाम पे पंजाब के अंदर जो बांध है उसका नाम है रणजीत सागर बांध। तो रणजीत सागर बांध कहाँ पर है? पंजाब के अंदर। इस रणजीत सागर बांध को ही थीन बांध के नाम से भी जाना जाता है। तो जो थीन बांध है वो रणजीत सागर बांध का ही नाम है और ये पंजाब में है और ये रावी नदी के ऊपर स्थित है। तो जो रावी नदी है इस रावी नदी के ऊपर रणजीत सागर बांध या थीन बांध स्थित है और कहां पर है? पंजाब के अंदर। तो यहां मैं आपको रावी नदी समझाना चाहता हूं। तो समझिए रावी नदी, ये जो रावी नदी है इस रावी नदी का उद्गम होता है रोहतांग दर्रे से। ये जो रोहतांग दर्रा है ये कांगड़ा जिला हिमाचल प्रदेश में कुल्लू पहाड़ी पर स्थित है। तो हिमाचल प्रदेश के अंदर कुल्लू, मनाली, शिमला हिमाचल प्रदेश के अंदर बहुत ही प्रमुख क्या है? पर्यटक स्थल है। तो कुल्लू पहाड़ी के अंदर रोहतांग दर्रा खुद एक बहुत ही सुंदर पर्यटक स्थल है। तो रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश
कांगड़ा जिले से। यहाँ से दो नदियाँ निकलती है। एक नदी निकलती है रावी नदी, ये रावी नदी चिनाब की सहायक नदी है, और एक यहाँ से निकलती है व्यास नदी जो सतलज की सहायक नदी है। तो रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश से, हिमाचल प्रदेश के अंदर रोहतांग दर्रा है, हिमाचल प्रदेश के अंदर शिपकिला दर्रा है, जिस शिपकिला नदी से सतलज नदी भारत के अंदर क्या करती है, प्रवेश करती है। तो जो रोहतांग दर्रा है, यहाँ से दो नदियाँ निकल रही है, एक रावी नदी जो अपन पढ़ रहे हैं, तो जो रावी नदी है रोहतांग दर्रे से निकलती है और ये चिनाब के अंदर मिलती है। तो चिनाब की जो सहायक नदी होगी वो रावी नदी होगी। रोहतांग दर्रे से ही व्यास नदी निकलती है जो सतलज के अंदर मिलती है। तो ये सतलज और व्यास का जो संगम होता है ये हरिके बैराज है, और यहीं से इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है। तो रावी नदी का जो उद्गम होता है वो रोहतांग दर्रा, कांगड़ा जिला, कुल्लू पहाड़ी, हिमाचल प्रदेश से होता है। इस रावी नदी को वेदों के अंदर परूसनी नदी के नाम से जाना गया है। तो परूसनी नदी के नाम से रावी नदी को, झेलम को वितस्ता के नाम से, सतलज जो नदी है इस सतलज नदी को सतुद्री के नाम से, और व्यास नदी को बिपाशा के नाम से जाना जाता है। तो परूसनी नदी रावी नदी को कहते हैं। ये जो परूसनी नदी है ये पीर पंजाल श्रेणी और धौलाधार श्रेणी के मध्य बहती है। तो पीर पंजाल और धौलाधार जो श्रेणी है इसके मध्य बहती है। तो ये है अपने पीर पंजाल श्रेणी और ये है धौलाधार श्रेणी। तो पीर पंजाल श्रेणी और धौलाधार श्रेणी के मध्य में बहती है अपने रावी नदी। लद्दाख और जास्कर जो नदियां हैं इनके बीच में सिंधु नदी बहती है। लद्दाख और जास्कर के बीच में सिंधु नदी बहती है। इस तरह से पीर पंजाल श्रेणी और धौलाधार श्रेणी के बीच में अपनी रावी नदी बहती है। इस रावी नदी को इरावदी नदी के नाम से भी जाना जाता है। वेदों में इसे परूसनी और इसे इरावदी नदी के नाम से भी जानते हैं। तो जो रावी नदी है इस रावी नदी का उद्गम होता है रोहतांग जिला, रोहतांग दर्रा, कांगड़ा जिला, कुल्लू पहाड़ी, हिमाचल प्रदेश से। पीर पंजाल श्रेणी और धौलाधार श्रेणी के बीच में बहती है और इसी रावी नदी के ऊपर रणजीत सागर बांध बना हुआ है पंजाब के अंदर, जिसे थीन बांध भी कहते हैं। हड़प्पा जो सभ्यता है अपने पाकिस्तान के अंदर, ये जो हड़प्पा सभ्यता है ये हड़प्पा सभ्यता भी किस नदी के किनारे विकसित हुई? रावी नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो जो सभ्यता है वो सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई। चन्होदड़ो जो सभ्यता है सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई। कोरदीजू जो सभ्यता है सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई। मगर जो हड़प्पा सभ्यता है ये हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के किनारे पर विकसित हुई। और जो लाहौर जो कस्बा है पाकिस्तान का जो प्रमुख कस्बा है लाहौर, ये लाहौर भी किस नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे पर बसा हुआ है। इसी रावी नदी के किनारे पर लाहौर में 26 जनवरी 1930 को स्वराज की मांग के साथ में प्रथम तिरंगा झंडा जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर में फहराया था रावी नदी के तट पर। ये जो रावी नदी है ये स्थान है सराय सिंधु। तो सराय सिंधु के निकट, सराय सिंधु के निकट ये जो अपनी जो नदी है रावी नदी, ये किस में मिल जाती है? चिनाब में मिल जाती है। तो ये अपन बात कर रहे हैं रावी नदी की बात कर रहे हैं। पंजाब के अंदर रणजीत सागर बांध के कारण अपन ने रावी नदी की बात की। पंजाब के अंदर एक जो प्रमुख बांध है वो है भागड़ा नागल। वैसे जो नागल बांध है ये पंजाब में है, भागड़ा बांध हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में है, मगर दोनों बांधों को एक साथ बोला जाता है, इसलिए अपन बात कर रहे हैं भागड़ा नागल बांध। तो कहाँ पर है? तो पंजाब के अंदर। इस भागड़ा नागल बांध जो है ये भारत की जो सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय जो नदी घाटी परियोजना है ये भागड़ा नागल बांध परियोजना है। भागड़ा नागल बांध 226 मीटर ऊंचा बांध बनाया गया है। तो ये भागड़ा नागल बांध है, इस भागड़ा नागल बांध में 226 मीटर ऊंचा बनाया गया है, 740 फीट ऊंचा है और तत्कालीन समय में ये भारत का सबसे ऊंचा बांध था। टिहरी गढ़वाल जो है अपने उत्तराखंड के अंदर भागीरथी और बिलंगना नदी के ऊपर टिहरी बांध बनाया गया है। 2006 के अंदर वो 261 मीटर ऊंचा बनाया गया है। इसीलिए वर्तमान में भारत का जो सबसे ऊंचा बांध है वो टिहरी बांध है। उत्तराखंड के अंदर भागीरथी और बिलंगना नदी के
संगम पर बना हुआ है, मगर जब ये बांध बनाया गया था, तब ये जो बांध बनाया गया था, तो ये बांध शुरू हुआ था 1955 में और इसका उद्घाटन 1963 में जवाहरलाल नेहरू, तत्कालीन भारत के जो प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने 1963 में इसका उद्घाटन किया था। उस समय ये भारत का सबसे ऊंचा बांध था। तो भारत का जो सबसे बड़ा गुरुत्वीय जो बांध है वो कौन सा है? बागड़ा नागल बांध। बागड़ा नागल बांध को अपने जो नेहरू जी है, इन नेहरू जी ने जब इसका उद्घाटन किया, तब इन्होंने कहा था कि जो नदी घाटी परियोजनाएं हैं ये आधुनिक भारत के मंदिर है। जवाहरलाल नेहरू ने नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर कहा, एवं जब बागड़ा नागल बांध का इन्होंने उद्घाटन किया तब इसे चमत्कारी विराट वस्तु कहा। अपन बात करें नेहरू जी, तो नेहरू जी ने जो नदी घाटी परियोजनाएं हैं उन्हें आधुनिक भारत के मंदिर कहा, और जो बागड़ा नागल बांध है, इस बागड़ा नागल बांध को इन्होंने चमत्कारी विराट वस्तु कहा। तो जवाहरलाल नेहरू जी, जिन्होंने 1963 में इसका उद्घाटन किया था, इन्होंने नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर और बागड़ा नागल बांध को चमत्कारी विराट वस्तु कहा। बागड़ा नागल जो बांध है ये सतलज नदी के ऊपर बना हुआ है। बागड़ा नागल बांध जो परियोजना है, इसमें सभी जो राज्य है उनकी कंबाइंड परियोजना है। तो बागड़ा नागल बांध पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। बागड़ा नागल बांध पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। 226 मीटर 700 फीट ऊंचा बांध है। तत्कालीन समय का सबसे ऊंचा बांध। वर्तमान में सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध, जो अपने उत्तराखंड के अंदर है। भागीरथी और बेलंगाना नदी 261 मीटर ऊंचा। भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है बागड़ा नागल बांध। इसका शुरुआत 1955 में और इसका उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू ने 1963 में। ये जो बागड़ा बांध है, ये बागड़ा बांध हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में है, जबकि 12 किलोमीटर दूर नांगल बांध है, ये पंजाब के रोपड़ जिले में है। रोपड़ एक पुरातात्विक स्थल भी है। इस बागड़ा नागल बांध के जो योजनाकार थे वो लुइस डेन थे। बागड़ा नागल बांध के जो योजनाकार है उनका नाम लुइस डेन है। और यहाँ पर एक जलाशय है, यह इसको गोविंद सागर के नाम से भी जाना जाता है। और ये गोविंद सागर नाम सिखों के जो 10वें गुरु है श्री गोविंद सिंह जी, उनके नाम पर पड़ा है। सिखों के अंदर गुरु परंपरा हुई है। गुरु नानक देव सिखों के पहले गुरु हैं और इनके 10वें गुरु है गुरु गोविंद सिंह जी। इनके बाद में इन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब को ही गुरु मानने का आदेश दिया। अतः सिखों के अंदर 10 गुरु होते हैं। आदिनाथ जी जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कहलाते हैं और जो 24वें तीर्थकर है महावीर स्वामी, उनके बाद में तीर्थकर परंपरा क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। तो 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी और 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी हैं। पंजाब जो है, इस पंजाब के अंदर एक बुर्ज बना हुआ है जिसे कहते हैं फतेह बुर्ज। तो ये फतेह बुर्ज है, कहाँ पर है? पंजाब के अंदर। भारत का सबसे ऊंचा विजय स्तंभ, भारत का सबसे ऊंचा जो विजय स्तंभ है वो है अपने फतेह बुर्ज। और फतेह बुर्ज कहाँ पर है? पंजाब के अंदर। अगर अपन ऊंचाई की बात करें, भारत में ऊंचाई की बात करें, तो भारत का सबसे ऊंचा जो पर्वत शिखर है, भारत की सबसे ऊंची जो पर्वत चोटी है, देखो विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है वो है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट नेपाल के अंदर 8,850 मीटर ऊंची माउंट एवरेस्ट नेपाल के अंदर हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। उसे सागर माता और चोमोलोंगमा के नाम से भी जाना जाता है। तो भारत के अंदर अगर बात करें अपन, तो भारत की सबसे ऊंची जो पर्वत चोटी है वो K2 है, जिसे गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जाना जाता है। 8,611 मीटर ऊंची है, मगर ये हिमालय की पर्वत चोटी नहीं है, ये काराकोरम श्रृंखला की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। तो हिमालय से पहले ट्रांस या पार हिमालय बना था, जिसमें काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश श्रेणी का निर्माण हुआ था। तो उस काराकोरम पर्वत के अंदर K2, जिसे गॉडविन ऑस्टिन कहते हैं, 8,611 मीटर, ये शिखर भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है।
अगर हिमालय के अंदर भारत का जो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है वो कंचनजंगा है, और कंचनजंगा अपने सिक्किम के अंदर है और 8,586 मीटर है। तो 8,586 मीटर सिक्किम में कंचनजंगा, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, जबकि भारत की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है वो कराकोरम के अंदर केटो गोडविन आसीन है 8,611 मीटर, जो पार हिमालय या ट्रांस हिमालय में है। भारत का सबसे ऊंचा जो बांध है वो टिहरी बांध है, उत्तराखंड के अंदर है, 261 मीटर ऊंचा है, भागीरथी और बेलंगाना नदी के संगम पर। भारत की जो सबसे ऊंची मूर्ति है वो स्टेच्यू ऑफ यूनिटी है, गुजरात के अंदर है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है, नर्मदा नदी के तट के ऊपर है और ये 182 मीटर ऊंची है। भारत का जो सबसे ऊंचा झरना है वो कुंचिकल झरना है, कुंचिकल जलप्रपात कर्नाटक के अंदर वाराही नदी के ऊपर है और ये 555 मीटर। तो सबसे ऊंचा झरना कुंचिकल झरना वाराही नदी के ऊपर कर्नाटक के अंदर 555 मीटर। सबसे ऊंची मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल की, नर्मदा नदी के तट पर 182 मीटर। सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध, उत्तराखंड 261 मीटर, भागीरथी और बेलंगाना नदी के संगम पर। सबसे ऊंचा पर्वत शिखर हिमालय का कंचनजंगा सिक्किम में 8,586 मीटर। भारत का सबसे ऊंचा जो पर्वत शिखर है कंबाइंड रूप से तो वो कराकोरम के अंदर है, ट्रांस या पार हिमालय में केटो गोडविन आसीन 8,611 मीटर। पंजाब के अंदर अगर बात करें, और पंजाब के अंदर वीरों की भूमि है, सिखों की भूमि है, तो जो अंग्रेज है वो अंग्रेज इस जो सिख साम्राज्य है या तत्कालीन समय का जो लाहौर का जो सेक्टर था उस पूरे सेक्टर के ऊपर आधिपत्य करना चाहते थे, इसलिए युद्ध होते हैं। तो जो सिख साम्राज्य या लाहौर साम्राज्य पर कब्जा करने के तो अंग्रेज युद्ध करते हैं, और अंग्रेजों और सिखों के मध्य 2 युद्ध होते हैं। प्रथम आंग्ल युद्ध होता है 1845 से 1846 तक, और द्वितीय आंग्ल युद्ध होता है 1848 से 1849 तक। तो 2 सिख आंग्ल युद्ध होते हैं, आंग्ल अंग्रेजों को कहते हैं। तो आंग्ल सिख युद्ध 2 होते हैं, पहला होता है 1845 से 46 और दूसरा होता है 1848 से 49। ये जो युद्ध होते हैं ये महाराजा दिलीप सिंह के समय होते हैं। तो जो पंजाब है वो किसके अंडर में है? महाराजा दिलीप सिंह जी के अंडर में। तो पहला जो युद्ध होता है 1845 से 1846, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, सिख साम्राज्य और लाहौर साम्राज्य पर कब्जा के लिए अंग्रेज लड़ते हैं इनसे। पहला युद्ध होता है पहले आंग्ल सिख युद्ध में मुदकी का युद्ध 1845, दूसरा युद्ध होता है फिरोजपुर का युद्ध 1845, फिर आलीवाल का युद्ध होता है 1846 और सुबराव का जो युद्ध होता है 1846 के अंदर। इन युद्धों में सिख सेना की क्या होती है? हार होती है। तब 9 मार्च 1946 को लाहौर की संधि होती है। तो लाहौर की संधि 9 मार्च 1946 को दिलीप सिंह जी और अंग्रेजों के मध्य होती है। फिर उसके बाद में पुनः ये विद्रोह शुरू कर देते हैं और फिर वापस संधि होती है जिसे बैरोवाल की संधि कहा जाता है। ये 16 दिसंबर 1946 को होती है और ये दिलीप सिंह जी के समय होती है। वहाँ भी चाहता हूँ 1900 नहीं, गलत लिखा हुआ है 1846 के अंदर। तो जो 9 मार्च 1846 में दिलीप सिंह जी और अंग्रेजों के मध्य लाहौर संधि और बैरोवाल की संधि, 16 दिसंबर 1846 में दिलीप सिंह जी और अंग्रेजों के मध्य। द्वितीय जो आंग्ल युद्ध होता है, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध होता है 1848 से 49 के मध्य। इस समय जो दीवान मूलराज है वो विरोध शुरू कर देते हैं, इसलिए पुनः युद्ध होते हैं और उन युद्धों में एक रामनगर का युद्ध होता है 1948 में जिसमें अंग्रेज जीतते हैं, मगर चिलियावाला का युद्ध होता है 1849 में। इस युद्ध के अंदर सिखों की क्या होती है? विजय होती है। मगर गुजरात नगर का जो युद्ध होता है 1849 में, इसमें अंग्रेज विजय होते हैं और दिलीप सिंह जी को पेंशन दे दी जाती है और इन्हें पढ़ाई करने के लिए इन्हें बाहर लंदन भेज दिया जाता है। और ये जो युद्ध होते हैं इन्हें आंग्ल सिख युद्धों के नाम से जाना जाता है। पंजाब के अंदर अगर बात करें अपन, तो पंजाब की जो प्रमुख नदी है वो सतलज नदी है, क्योंकि सतलज नदी के ऊपर बागड़ा नांगल बांध बने हुए हैं। अपन ने अच्छे से समझा है बागड़ा नांगल बांध को, तो मैं आपको इसे सतलज नदी के ऊपर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो सिंधु नदी है
ये सिंधु नदी हो गई, ये सिंधु नदी बह के जा रही है। इस सिंधु की जो मुख्य सहायक नदी है वो चिनाब नदी है, तो ये चिनाब नदी जा रही है। तो मिठानकोट पाकिस्तान के अंदर, चिनाब जो है वो सिंधु के अंदर मिल जाती है। अब चिनाब नदी की जो सहायक नदी है उसमें एक झेलम नदी है, एक रावी नदी है और एक नदी है जो अपनी सतलज नदी है। तो जो सतलज नदी है, ये सतलज नदी का उद्गम होता है राक्षस ताल। तो अपन बात कर रहे हैं सतलज नदी के बारे में। तो सतलज नदी कहाँ पर है? पंजाब के अंदर बहती है। इसे वेदों में शतुद्री नदी के नाम से जाना जाता है। तो सतलज को शतुद्री नदी के नाम से, जो व्यास इसकी सहायक नदी है इसे बिपाशा के नाम से जाना जाता है। तो जो सतलज नदी है, इस सतलज नदी का जो उद्गम होता है राक्षस ताल से होता है। तो राक्षस ताल झील है तिब्बत चीन में। मानसरोवर जो झील है उसमें सिंधु नदी का उद्गम होता है। मानसरोवर झील से ही ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है और मानसरोवर झील के नीचे राक्षस ताल झील से सतलज नदी का उद्गम होता है। तो जो सतलज नदी है ये राक्षस ताल झील से इसका उद्गम होता है। हिमाचल प्रदेश के अंदर जो सिपकिला दर्रा है, इस सिपकिला दर्रा से सतलज नदी भारत के अंदर क्या करती है? प्रवेश करती है। तो भारत में सतलज नदी का जो प्रवेश होता है वो सिपकिला दर्रे से होता है। फिर इस सतलज नदी के ऊपर 2 बांध बनाए गए हैं। मैंने जैसे बताया आपको कि बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में बागड़ा नागल बांध और इससे 12 किलोमीटर दूर रोपड़ पंजाब में नांगल बांध बनाया गया है सतलज नदी के ऊपर। इस सतलज नदी की जो सहायक नदी है व्यास नदी, व्यास नदी का उद्गम होता है रोहतांग दर्रे से। इसी रोहतांग दर्रे से उद्गम होता है रावी नदी का और वो रावी नदी किस में मिल जाती है? चिनाब में। तो व्यास कुंड रोहतांग दर्रे से व्यास नदी का उद्गम होता है और इस व्यास नदी के ऊपर हिमाचल प्रदेश के अंदर पोंग बांध बनाया गया है। तो पोंग बांध कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। किस नदी पर है? व्यास नदी। व्यास नदी का उद्गम व्यास कुंड रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश से होता है और ये व्यास नदी है हरिकी बैराज नामक स्थान पंजाब के अंदर किस में मिल जाती है? सतलज में मिल जाती है। और इसी हरिकी बैराज से इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान के लिए निकाली गई, जिसे अपन IGNP के नाम से जानते हैं। तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना हरिकी बैराज पंजाब से निकाली गई है, जो सतलज और व्यास का क्या है? संगम है। व्यास नदी का उद्गम रोहतांग दर्रा व्यास कुंड से, पोंग बांध हिमाचल प्रदेश में व्यास नदी पर, राक्षस ताल झील से, तिब्बत चीन से सतलज नदी का प्रवेश उद्गम होता है। सतलज नदी सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश से भारत में प्रवेश करती है। बागड़ा बांध बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर, इससे 12 किलोमीटर दूर नागल बांध रोपड़ पंजाब में सतलज नदी पे बना है। इसका जो जलाशय है उसे गोविंद सागर जलाशय के नाम से जाना जाता है, जो 10वें गुरु गोविंद सिंह जी के नाम पर इस जलाशय का नाम पड़ता है। तो सतलज नदी कहाँ है? अपने पंजाब के अंदर। पंजाब का जो प्रमुख नृत्य है, अगर पंजाब की बात करते हैं और अगर भांगड़ा नहीं हो तो कोई मतलब नहीं है। ढोल बजते हैं और ढोल बजते हैं और जो आदमी है वो भांगड़ा नृत्य करते हैं। अगर महिलाएं हैं तो महिलाओं का जो नृत्य है उसका नाम गिद्धा नृत्य है। तो जो भांगड़ा नृत्य है ये भांगड़ा करते हैं, पंजाब का लोक नृत्य है। और कौन करते हैं? पुरुष करते हैं। तो जो पुरुष है वो पंजाब में भांगड़ा करते हैं और यहाँ की जो महिलाएं हैं वो महिलाएं यहाँ पर गिद्धा नृत्य करती है। तो महिलाओं का जो गिद्धा नृत्य है वो उत्सव और सामाजिक अवसरों पर किया जाता है। और पुरुष प्रधान जो वैसाखी के ऊपर जो नृत्य किया जाता है वो कौन सा है? भांगड़ा। तो भांगड़ा जो नृत्य है पंजाब के अंदर पुरुष प्रधान वैसाखी के ऊपर किया जाता है। गिद्धा पंजाब की महिलाओं का नृत्य है। लोक नृत्य उत्सव और सामाजिक अवसरों पर किया जाता है। एक जो चीज कहलाती है वो कहलाती है टप्पा। तो टप्पा क्या है? टप्पा पंजाब का गीत है। तो जो प्रेमी की जो व्यथा है वो बखान करने का जो पंजाब का गीत है वो कहलाता है टप्पा। फिर पंजाब की फूलों की जो कलाकारी है, जो चुनरी और दुपट्टों के ऊपर चित्रकारी की जाती है उसको कहा जाता है फुलकारी। तो जो फुलकारी है पंजाब की प्रसिद्ध है। चुनरी और दुपट्टों के ऊपर फूलों की जो चित्रकारी की जाती है, कलाकारी की जाती है, उसे फुलकारी कहते हैं। पंजाब के अंदर त्योहार जो है उन त्योहारों में वैसाखी और लोहड़ी, तो लोहड़ी और वैसाखी पंजाब के प्रमुख त्योहारों में है और ये फसल कटाई के समय मनाए जाने वाले त्योहार है। तो वैसाखी, लोहड़ी,
पंजाब के त्योहार है, फुलकारी यहाँ की कलाकारी है, टप्पा यहाँ का गीत है, और बागड़ा और गिद्दा जो यहाँ का क्या है, नृत्य है। तो गिद्दा महिलाओं का और बागड़ा अपने पुरुषों का जो नृत्य है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे सभी वीडियो को देखिए। राज्य दिग्दर्शन के सीरीज में मैं पूरा भारत का जो जीके है, विश्व का जो जीके है, वो मैं इस दिग्दर्शन के अंदर ही क्या कर दूंगा, समेट दूंगा। आप मेरे साथ बने रहिए, मेरे हर वीडियो को देखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।